बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के बजाय माजी पर इन्हिसार किया जा रहा है। 3 साल पहले जिस बाबर आजम को टेस्ट कप्तानी से हटाकर नई सोच और नए विजन के नाम पर शान मसूद को जिम्मेदारी सौंपी गई, आज वही बोर्ड दोबारा बाबर आजम के दरवाजे पर खड़ा है। सवाल यह है कि क्या ये बाबर आजम की जीत है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियों की शिकस्त। शान मसूद की कप्तानी क्यों नाकाम हुई? क्या सिर्फ नताइज जिम्मेदार थे या उन्हें कभी वो टीम, वो माहौल और वो इख्तियारात ही नहीं दिए गए जिनकी एक कप्तान को ज़रूरत होती है। दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसे फास्ट बॉलर टेस्ट स्क्वाड से बाहर हैं। क्या ये फिटनेस का मामला है, वर्कलोड मैनेजमेंट है या फिर पाकिस्तान के बड़े स्टार की टेस्ट क्रिकेट से कम होती वाबस्तगी एक नए बहरान की अलामत बन चुकी है। और सबसे अहम सवाल, आखिर सिलेक्शन कमेटी की सिमत क्या है? क्या वाकई पाकिस्तान के पास कोई तवील मुद्दती टेस्ट प्लान मौजूद है या फिर नाकामी के बाद सिर्फ चेहरे बदल दिए जाते हैं जबकि निज़ाम वही रहता है? इन्हीं तमाम अहम सवालात पर आज होगी तफसीली और दो टोक गुफ्तगू। दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए कौमी टेस्ट टीम का ऐलान और एक बार फिर बाबर आजम को कप्तानी के मनसब पर फाइज करने का ऐलान करते हुए सिलेक्शन कमेटी के रुकन और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद ने साबिक कप्तान शान मसूद के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। आकिब जावेद ने कहा कि उन्होंने शान मसूद की क़यादत में कई करीब के टेस्ट मैच देखे लेकिन कुछ बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे थे। मिसाल के तौर पर सेंचुरियन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका आखिरी विकेट की शराकत ने 50 रन से ज़ायद रन बनाकर मैच हमारे हाथ से निकाल दिया। इसी तरह मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में टीम बहुत आसानी से शिकस्त खा गई। आकिब जावेद ने मज़ीद कहा कि कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि वो मैच को कामयाबी से इख्तिताम तक पहुँचाए। जिस तरह से एक कैप्टन को मैच को फिनिश करना यही एक टास्क है। साउथ अफ्रीका के यहाँ टेस्ट मैच है, उसमें अगर आप देखें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ ऐसी टीमें होती हैं जो सिलेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे जो ज़रूरी चीज़ मैं समझता हूँ कि टीम का ओवर रेट मेंटेन रखना, DRS के डिसीजंस लेना, टॉस जीत के फैसला करना, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो टन्योर शान का गुज़रा है उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अगर आप देखें तो अच्छी रही है। बट एज कैप्टन जो एक डिज़ायर रिज़ल्ट्स हैं वो उस तरह से नहीं आ रहे, तो वी वांटेड टू लुक फॉर ए कैप्टन के जो आके इस टीम को मज़ीद बेहतर तरीके से लीड करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त अहम इंतज़ामी हैसियत रखने वाले और टीम से मुताल्लिक़ बड़े फैसलों में कलीदी किरदार अदा करने वाले आकिब जावेद ने शान मसूद को टेस्ट कप्तानी से हटाने की वजूहात बयान करते हुए 2 मैचों का ख़ास तौर पर हवाला दिया। जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ सेंचुरियन टेस्ट और मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ होम टेस्ट। उनके मुताबिक ये वही मौक़े थे जिन्होंने शान मसूद की कायदाना सलाहियतों पर संगीन सवालात खड़े किए। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल भी जन्म लेता है। जनूबी अफ्रीका के दौरे और फिर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ के दौरान आकिब जावेद खुद ड्रेसिंग रूम में अबूरी हेड कोच की हैसियत से मौजूद थे। अगर सेंचुरियन टेस्ट में मार्को यंसन और कागिसो रबाडा पाकिस्तान के हाथ से जीता हुआ मैच निकाल रहे थे तो क्या बतौर कोच आकिब जावेद ने बर वक्त कोई हिकमत अमली इख्तियार की? क्या मैदान में कोई वाज़ेह पैगाम भेजा गया? क्या बॉलिंग में तब्दीली, फील्ड सेटिंग या दीगर हिकमत अमली के ज़रिए शराकत को तोड़ने की संजीदा कोशिश की गई? इस तरह मुल्तान टेस्ट में अगर पाकिस्तान पहली इनिंग में सिर्फ 154 रन पर ढेर हो गया तो बतौर कोच आकिब जावेद ने दूसरी इनिंग्स के लिए क्या मंसूबाबंदी तैयार की? क्या सिर्फ स्पिन के लिए साजगार विकेट तैयार करवा देना ही कोचिंग की जिम्मेदारी पूरी करने के मुतरादिफ था या इससे आगे भी कोई तकनीक और जहनी तैयारी दरकार थी? आकिब जावेद न सिर्फ शान मसूद से कहीं ज़्यादा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेल चुके हैं बल्कि वो 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से कोचिंग से भी वाबस्ता रहे हैं। ऐसे में अगर शान मसूद अपनी 16 टेस्ट मैचों की कप्तानी में सिर्फ 4 फतूहात हासिल कर सके और 12 मैच न जीत सके तो क्या तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ कप्तान पर आयद होती है या फिर कोचिंग स्टाफ
सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुसलसल बदलती हुई पॉलिसियों को भी इस तनाजुर में देखा जाना चाहिए। आखिर एक और बुनियादी सवाल भी अपनी जगह मौजूद है। शान मसूद के मुख्तसर दौरे कप्तानी में कोचेस बार बार तब्दील क्यों होते रहे? अगर एक कप्तान को मुस्तकिल कोचिंग सेटअप, वाज़ेह हिकमत अमली और यकसा पॉलिसी ही मुयस्सर नहीं होगी तो क्या उसकी नाकामी का सारा बोझ सिर्फ उसी के कंधों पर डाल देना इंसाफ होगा, या फिर इस नाकामी की जिम्मेदारी निज़ाम के इन तमाम सुतूनों पर भी आयद होती है जिन्होंने फ़ैसले किए और टीम की सिमत मुतय्यन की? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर बैट्समैन बाबर आजम को एक बार फिर टेस्ट टीम की क़यादत दिए जाने पर डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद बोले, सिलेक्शन कमेटी ने मशावरत की और उन्होंने देखा कि टेस्ट क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी बेहतर कप्तान साबित हो सकता है, तो सब बाबर आजम के नाम पर मुत्तफ़िक़ दिखाई दिए। देखिए, हमने सिलेक्शन कमेटी ने बैठ के मशावरत की, देखा कि कौन सा प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में बेहतर कप्तान साबित हो सकता है। तो हमने तो एक ही बंदे के ऊपर डिस्कशंस तो बहुत सारी होती हैं जब, लेकिन सिलेक्शन कमेटी की तरफ से एक ही रिकमेंडेशंस थी और वो बाबर आजम था। 2019 में श्रीलंका के हाथों होम टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त के बाद सरफराज अहमद को क़यादत से हटा दिया गया और टेस्ट टीम की बागडोर बाबर आजम के हाथ में दे दी गई। बाबर ने अपनी पहली टेस्ट सीरीज़ में जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त देकर कामयाब आगाज़ किया। उस वक्त पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की सूरत में दुनिया के ख़तरनाक तरीन नौजवान फास्ट बॉलर मौजूद थे और ऐसा महसूस होता था कि टीम एक नए दौर में दाखिल हो रही है। लेकिन वक्त के साथ ये ख्वाब बिखर गया। आज शाहीन और नसीम टेस्ट स्क्वाड से बाहर हैं, जबकि बाबर आजम भी वही कप्तान हैं जिन्हें चंद साल पहले क़यादत से हटा दिया गया था। अगरचे बतौर कप्तान उनका रिकॉर्ड 10 फतूहात और सिर्फ 6 शिकस्तों पर मुश्तमिल है, लेकिन आज जो हालात में दिखाई दे रहे हैं ख़ासा मुतासर कुन ये रिकॉर्ड है, लेकिन उनकी कप्तानी पर संजीदा सवालात भी उठे। लेकिन मुसलसल 8 होम टेस्ट सीरीज़ न जीत सकना, इंग्लैंड के हाथों अपनी तारीख़ की पहली 3-0 की होम सीरीज़ शिकस्त बर्दाश्त करना और कई मौक़ों पर बाबर की फील्ड प्लेसिंग, स्पिनर्स के इस्तेमाल और मैच को पढ़ने की सलाहियत को तनकीद का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब बैन स्टोक्स अपनी जारहाना हिकमत अमली से इन्हीं पिचेस पर ज़्यादा मौसर नज़र आए, इसीलिए बाबर आजम की वापसी को किसी जादुई हल के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इस हकीकत का एतराफ़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास फ़िलहाल कोई बेहतर और काबिल एतमाद मुतबादिल मौजूद नहीं। दौरे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया। सिलेक्शन कमेटी के रुकन मिसबाहुल हक ने दोनों फास्ट बॉलर को ड्रॉप करने की वजह बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी का करियर ख़त्म नहीं हुआ, बस ये देखना होता है कि खिलाड़ी कैसे और कहाँ परफॉर्म कर रहा है। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को मुंतखब न करने की वजह यह है कि दोनों फास्ट बॉलर कहीं भी 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेल रहे और ना ही उनका वर्कलोड पूरा है, तो जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है उन्हें फ़ौक़ियत दी गई है। देखेंगे, ये किसी एक टीम के अनाउंस होने से ना किसी का कैरियर ख़त्म होता है ना उस पर फुल स्टॉप होता है। ये तो आगे आप देखते हैं कि वो प्लेयर कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसकी कहाँ ज़रूरत है। नसीम के लिए तो मेरे ख़्याल में सीधा जो है वो नज़र आ रहा है कि अभी सीज़न आएगा, खेलेगा, अपने आप को प्रूव करेगा, तो उसका कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अभी तो शाहीन या नसीम को ना पिक करने की यही वजह है कि वो अभी ना वो 4 डे खेल रहे हैं, ना उस तरह उनका वर्कलोड पूरा है, और इस वजह से थोड़ा सा जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास खेली है उनको प्रेफर किया। नुमान के लिए भी मेरे ख्याल में स्टिल ओपन है, कहीं भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर उसकी सिलेक्शन में हो सकती है। साबिक कप्तान और कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन मिसबाहुल हक ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी तवील अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे, इसीलिए उन्हें टेस्ट स्क्वाड से बाहर रखा गया है। लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर बाबर आजम को दोबारा पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान भी मुक़र्रर किया। यहाँ एक दिलचस्प तज़ाद सामने आता है। बाबर आजम ने क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में अपना आखिरी फर्स्ट क्लास मैच दिसंबर 2019 में सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए खेला था, यानी वो तकरीबन 6 बरस से पाकिस्तान के सबसे बड़े डोमेस्टिक
फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में हिस्सा ले ही नहीं रहे। इसके बरक्स नसीम शाह ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अपना आखिरी फर्स्ट क्लास मैच अक्टूबर 2025 में लाहौर रीजन की नुमाइंदगी करते हुए खेला। यानी अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना टेस्ट टीम में इंतखाब या अखराज का बुनियादी मयार है तो फिर ये सवाल ज़रूर उठता है कि एक ही सिलेक्शन कमेटी ने इसी मयार को मुख्तलिफ खिलाड़ियों पर मुख्तलिफ अंदाज में क्यों नाफिज किया। क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेट न खेलना सिर्फ बाज़ खिलाड़ियों के लिए मसला है या फिर सिलेक्शन के उसूल हर खिलाड़ी पर यकसा तौर पर लागू होने चाहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि पाकिस्तान ना तो आईसीसी इवेंट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है, बामी सीरीज़ में भी कमज़ोर टीमें पाकिस्तान का रुख करती हैं, जिस पर आकिब जावेद सहाफ़ी पर बरहम हो गए और उन्होंने कहा कि वो तहकीक कर लिया करें क्योंकि पाकिस्तान वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप 1992 में जीता, उसके बाद वर्ल्ड कप नहीं जीत सका और जब तक बाहमी सीरीज़ में कामयाबियां हासिल नहीं करेंगे तो रैंकिंग बेहतर नहीं होगी। जब रैंकिंग में दूसरे या तीसरे नंबर पर आ जाएंगे तो मेगा इवेंट जीतने की उम्मीद की जा सकती है। आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा यार उसकी रिसर्च कर लिया करें कि क्या जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये जो आईसीसी इवेंट्स की बात इतनी ही सिंपल है कि अब 92 वर्ल्ड कप के बाद आपने को 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है, तो ये ना तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि जी अगला 50 ओवर वर्ल्ड कप है ना वो पाकिस्तान जीतेगा। आपने फिर कहा कि जी जो टीमें यहाँ पे आती हैं वो लेसर स्ट्रेंथन्स होती हैं। क्या इंग्लैंड की टीम कमज़ोर थी जो यहाँ आई? क्या साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ आई है जिसने टेस्ट खेला, जिसने वनडे खेला, जिसने T20 खेला, क्या वो कमज़ोर थी? ये आप ऐसी बात करके मतलब क्यों करते हैं? हम क्या इस मुल्क की क्रिकेट को नीचे ले जाने के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं या हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अगर आप बाईलैटरल आप जीतोगे नहीं तो आपने बाय द वे इसका जिक्र ज़रूर कर देना कि जो अच्छी भी चीज़ें हुई हैं बाईलैटरल में, जब तक आपकी रैंकिंग ऊपर नहीं जाएगी। अब आपकी वनडे में 5वीं रैंकिंग है, मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारा क्लेम नहीं बनता जब तक कि हम टॉप 3, 2, 4 में ना पहुँचें। अब 8-10वें नंबर की टीम होते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएं। बाईलैटरल ही ये डिसाइड करती हैं कि आपका अगले वर्ल्ड कप में चांस कितना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस के ओहदे पर फ़ायज़ आकिब जावेद 1992 के वर्ल्ड कप जीतने वाली तारीखी पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, लेकिन शायद वो ये हकीकत नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ख़ुद 1992 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान के लिए कोई सीधा और आसान सफ़र नहीं था। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई सिर्फ अपनी कारकर्दगी का नतीजा ना थी बल्कि किस्मत और दीगर नताइज ने भी इसमें मरकज़ी किरदार अदा किया। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच में पाकिस्तान सिर्फ 74 रन पर आउट हो गया और इंग्लैंड हदफ के ताक़ुब में था कि बारिश ने मैच रोक दिया। दोनों टीमों को एक पॉइंट मिला। अगर इंग्लैंड वो मैच जीत जाता तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता। उसके बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ मुसलसल 3 फतुहात हासिल करके अपने पॉइंट्स 9 तक पहुँचाए, लेकिन उसके बावजूद सेमीफाइनल की राह मुकम्मल तौर पर उसके अपने हाथ में न थी। पाकिस्तान की किस्मत का दारोमदार और वर्ल्ड कप के आखिरी लीग मैच ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सिडनी में होने वाले मुकाबले पर इन्हिसार कर रहा था। वेस्ट इंडीज़ को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देना थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच जीत लिया। नतीजा वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया दोनों 8-8 पॉइंट्स पर रह गए, जबकि पाकिस्तान 9 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर सेमीफाइनल में पहुँच गया। यही वजह है कि 1992 की कामयाबी को सिर्फ नताइज की बुनियाद पर नहीं बल्कि हालात, मौक़े, किस्मत और बर वक्त बेहतरीन कारकर्दगी के इम्तिजाज के तौर पर देखा जाता है। इसीलिए आज अगर किसी कप्तान या टीम का जायज़ा सिर्फ नताइज की बुनियाद पर लिया जाए तो ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या यही पैमाना 1992 की टीम पर भी लागू किया जा सकता था। रुकन सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी हुआ कि क्या शिकस्त की जिम्मेदारी सिर्फ कप्तान की है, सिलेक्शन कमेटी उसकी जिम्मेदार नहीं, जिस पर आकिब जावेद बोले कि मिसबाउल हक और सरफराज अहमद को तो सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ 6 माह भी नहीं हुए, अलबत्ता वो और असद शफीक 1.5 साल से सिलेक्शन कमेटी के साथ मुंसलिक हैं। आकिब जावेद ने सहाफ़ी को मुखातिब करते हुए कहा कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मुल्तान टेस्ट से वो नताइज देख लें और फिर तहकीक के बाद बात किया करें। देखिए, अभी अगर आप सिलेक्शन कमेटी को देखें तो मिसबाउल हक को
अभी 6 महीने भी नहीं हुए इंक्लूजन ऑफ मिसबाह उल हक इन इट। सरफराज भी अभी लेस देन 6 मंथ्स हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में आए हैं। असद हैं और मैं हूँ जो पिछले तकरीबन 1.5 साल से हम सेलेक्टर्स हैं। और मैंने पिछले दिन भी एक बात की थी कि आपका जो पैरामीटर्स हैं कि जी पिछले 1.5 साल में वर्स्ट परफॉर्मेंस आई है, तो ज़रा प्लीज़ आप सारे रिसर्च करें, नंबर्स मिलाएं एक एक चीज़ के। इंग्लैंड के टेस्ट मैच से हमने शुरू किया था मुल्तान में, वहाँ से अब तक आप रिसर्च करें T20 परफॉर्मेंस, वनडे परफॉर्मेंस और टेस्ट मैचेस। इस दौरान जो हम कह रहे हैं ना कि जी वर्स्ट परफॉर्मेंस आ गई है, ज़रा वो भी उसको देखें और फिर उसके ऊपर अब जब भी चाहेंगे मैं आपके साथ बैठ के उसके ऊपर बात करने को रेडी हूँ। आकिब जावेद का ये दावा दुरुस्त है कि मिसबाह उल हक और सरफराज अहमद को सिलेक्शन कमेटी में 6 माह से ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन दूसरी जानिब ये भी हकीकत है कि मिसबाह उल हक और सरफराज अहमद बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी न किसी ओहदे पर बराजमान रहे हैं। मिसबाह उल हक को सितंबर 2019 में बैक वक्त हेड कोच और चीफ सेलेक्टर का ओहदा दे दिया गया। फिर नवंबर 2020 से सितंबर 2021 तक वो कौमी टीम के हेड कोच रहे। 2023 में उन्हें क्रिकेट टेक्निकल कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया। 2024 में वो डोमेस्टिक चैंपियन टूर्नामेंट के मेंटोर बने। ये सूरत हाल सरफराज अहमद के साथ भी रही। वो 2024 में चैंपियंस टूर्नामेंट में मेंटोर की हैसियत से काम करते रहे। फिर 2025 में पाकिस्तान अंडर 19 टीम के साथ मुंसलिक किया गया, फिर कौमी टीम का हेड कोच और अब वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी हैं। दूसरी जानिब असद शफीक जूनियर और ख़वातीन टीम के सिलेक्टर हैं, टेस्ट टीम के बैटिंग कोच हैं, लेकिन उनसे कोई बात पुर्स नहीं होगी और उनकी अहमियत इतनी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खामोश रहे और किसी ने उनसे सवाल करना भी गवारा न किया। यही आज का प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ से उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।